हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली करेंट अफेयर न्यूज़पेपर। तो आज है 1 सितंबर 2023 और आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस। तो देखते हैं एक करके न्यूज़ को, आज का न्यूज़ क्या है। तो आपका पहला न्यूज़ जो बनता है, देखिए गवर्नमेंट ने जो है स्पेशल सेशन बुलाई है पार्लियामेंट की इस मंथ के आखिरी में, ठीक है। अब लोगों को संशय हो रहा है कि किस पर्सपेक्टिव से बुलाई गई होगी स्पेशल सेशन, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला जो कह रहा है कि स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है वो आपका कहा जा रहा है कि 18 अप्रैल से ऐसा माना जा रहा है कि बुलाया जाएगा, ठीक है। 18 अप्रैल से बुलाया जाएगा, जिसमें वह स्पेशल सेशन रखा गया है, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि कुछ बिल जो है, कुछ अमेंडमेंट होने हैं, कुछ बिल है जो जैसे वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए बिल लानी है, वो ऐसा माना जा रहा है कि वो आने वाली है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये आपका जो 18 से 22 सितंबर के बीच चलेगा, 5 दिनों के लिए स्पेशल सेशन चलेगा, जिसमें कह सकते हैं कि बहुत सारे बिल आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी बिल आने जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना सही है। ये तो कह सकते हैं कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में पता चलेगा। और ये देखिए एक स्पेशल फ़ोटो है, ये आपका देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ग्रैंड मास्टर जो हमारे आर पेंगडधना जो है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, जो न्यू दिल्ली में मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको वर्ल्ड चेस चैंपियन में हार गए हैं लास्ट में, फाइनल में जाकर के, बट कोई नहीं, ही इज़ द हीरो ऑफ आवर कंट्री। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट न्यूज़पेपर क्या कहता है आर्टिकल, उस पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और न्यूज़ में जो आपका आया है वो देखिए यहाँ है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था कि भाई जम्मू कश्मीर में 377 हटे 4 साल होने को हो गए, अब तक उसमें राज्य व्यवस्था बहाल नहीं की गया, स्टेटूट नहीं लाया गया है, तो ये कब तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सेंटर से और कहा था कि टाइम निश्चित कीजिए कि कब आने वाला है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने जवाब दिया है और बताया है कि कहा है कि रेडी फॉर जम्मू कश्मीर पोल एनी टाइम, यानी किसी भी समय जम्मू कश्मीर का पोल हो सकता है। नो टाइम फ्रेम फॉर स्टेटूट सेंड, यानी कह रहा है कोई समय नहीं है कि उसको राजकीय दर्जा दिया जाए, हो सकता है तुरंत ही निकल जाए, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो क्या कहता है। तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये देखिए यहाँ बनता है कि चाइना येट टू कन्फर्म इफ शी जिनपिंग विल अटेंड द G20 प्रीमियर और लायन ऑप्शन, ठीक है। यानी देखिए कह रहा है कि देखिए अभी G20 होने वाला है भारत में, ठीक है। भारत में आपका G20 9 से 10 सितंबर को 2 दिन होने वाला है G20 समिट, ठीक है। तो इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि चाइना भी आने वाला है, क्योंकि G20 में चाइना भी मेंबर है। लेकिन ये संशय हो गया है चाइना पर आने के लिए, क्योंकि देखिए अभी ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री जी और चाइना दोनों कहाँ गया था, आपका साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग गए थे, ठीक है। तो वहाँ से आने उनकी एक आपस में बायलैटरल मीटिंग हुई थी। उसके बाद आने के बाद चाइना ने क्या किया है कि एक नया मैप जारी किया है अपने कंट्री का, जिसमें क्या दिखाया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश वो अपने हिस्से में दिखा रहा है और अक्साई चीन भी वो अपने हिस्से में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा विवाद बढ़ गया है और इसके बाद ये देखा जा रहा है कि हो सकता है, कहा जा रहा है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो नहीं आ पाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो इसके बाद विवाद और थोड़ी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि हम लोग को पता होगा कि जून 2020 से हम लोग गलवान में स्टैंड ऑफ है, गलवान में हमारी विवाद चल रही है, लड़ाई चल रही है, और अभी तक माना जा रहा है कि 19 राउंड की बातचीत हो गई है, फिर भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक रहेगा कि शी जिनपिंग आते हैं कि नहीं। अब देखिए उम्मीद तो की जा रही है, हो सकता है शी जिनपिंग आ जाए तो थोड़ा मामला देखो, और जब शी जिनपिंग आएंगे तो हो सकता है कि बैठकर बातों को सुलझा दिया जाए, जो कि इतने लेवल की मीटिंग हुई, इतने राउंड की मीटिंग हुई, उसमें नहीं सुलझा पाए हैं, तो ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये कहता है, एक सेकेंड, हाँ,
आपका नेक्स्ट आर्टिकल जो कहता है कि देखिए फॉर सेकेंड ईयर इन रो अगस्त एंड इन अ रेनफॉल डेफिसिट इन अ कंट्री, यानी देखिए लगातार दूसरा साल है जिसमें क्या हुआ, अगस्त में बहुत ही कम बारिश हुई है। ठीक है, अब बात दिल्ली की कर ली जाए तो देखिए बात दिल्ली की कह रहा है कि जस्ट 11 रेनी डे लास्ट मंथ, यानी अगस्त के महीने में बस 11 दिन ही बारिश हुई है, वो भी बहुत ही नॉर्मल और हल्की बारिश हुई है। ठीक है, ये देख लीजिए ये रेनी सीजन यानी अभी बरसात का मौसम चल रहा है, उस टाइम पे ये हाल है। ठीक है, ये आर्टिकल कहता क्या है, तो ये आर्टिकल देखिए कह रहा है कि पिछले साल अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में भी आपका बहुत ही कम बारिश हुई थी, रेनफॉल डेफिसिट देखा जा रहा था। ठीक है, और इस साल की बात कर ली जाए तो इस साल भी कहा जा रहा है कि 61% 61% जो है नॉर्मल बारिश हुई है, जो कि आपका कितना हुई है 233 mm में क्या कह सकते हैं कि लेवल पे बारिश हुई है। ठीक है, मैंने बहुत कम बारिश इस महीने आकलन की गई है। और अगर पिछले साल के मुकाबले की बात कर ली जाए तो पिछले साल 41.6 मिलीमीटर की रेंज में बारिश हुई थी, उससे बहुत कम हुआ था। इसके पहले आपको कहा जा रहा है कि इसके पहले कब देखा गया था, ये दोनों साल लगातार बारिश जो कम हुई है उसके पहले आपको 2009 में बहुत ही कम बारिश देखा गया था। 2009 में अगस्त के महीने में बहुत ही कम बारिश हुआ, तो उसके बाद इस साल की रिपोर्ट है कि इस साल बहुत कम बारिश हुई है। ठीक है, और 2009 में जो बारिश हुई थी वो 110 मिलीमीटर के रेंज में हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही कम बारिश हुई है इस महीने में, जिसका इफेक्ट देखिए आपको क्रॉप्स पे देखने को मिलेगा, आपके इन क्लाइमेट पे देखने को मिलेगा, और टेम्परेचर पे तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि 2022 में 2019-91 से लेकर के 2020 तक में ये डेटा रिलीज़ की गई, जिसमें ये कहा गया है कि बारिश कैसे कैसे हुई है। ठीक है, तो आपका देखिए पहला जो बनता है वो देखिए कि 2015 में कितनी बारिश हुई थी तो 195, 2016 में बारिश की दर थी 122 यानी कम गया, फिर 2017 में फिर थोड़ा बढ़ा, फिर 2018 में 206 फिर थोड़ा बढ़ा, फिर 2019 में 119 बहुत ही कम गया, फिर 2020 में 273, 237 फिर कम बढ़ गया, फिर 2014-21 की बात की जाए उसमें और कम, 2022 में तो 41 एकदम नीचे डेफिसिट में एकदम कम गया, और 2023 में तो 100 भी नहीं क्रॉस कर पाया, आपका 91 ही रह पाया है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका रिपोर्ट है जिसमें ये दर्शाता है कि बारिश बहुत ही कम हुई है, खासकर कैपिटल की दिल्ली कैपिटल की बात कर ली जाए तो दिल्ली कैपिटल में बहुत ही बारिश कम हुई है, जिसका असर आपको क्रॉप पे देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्रॉप पे और क्लाइमेट पे आपको असर देखने को मिलेगा दिल्ली में। ठीक है, और आप लोग को तो पता ही होगा कि अभी क्रॉप की बात कर ली जाए तो अभी टमाटर में हमारे एनवायरनमेंट को क्लाइमेट को लेकर के अभी देखिए कितना महंगा था। ठीक है, और ये बात की जा रही कि हो सकता है ओनियन प्याज भी महंगा हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया 40% टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। देखिए एक न्यूज़ आ रही है जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उसके बाद क्या दिल्ली के गवर्नर हैं आपके LG सक्सेना साहब जो हैं। ठीक है, अब इन दोनों में बात चल रही है, बात ये क्या है कि मतलब 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर 2023 है, आने वाले दिन में क्या होने वाला है कि दिल्ली को बस मिलने वाली है, इलेक्ट्रिक बस मिलने वाली है। कितनी इलेक्ट्रिक बस मिलने वाली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 400 इलेक्ट्रिक बस मिलने वाली है दिल्ली को, जो कि ऑलरेडी आपका घूम रही हैं, और उसमें G20 समिट को लेकर के और बसें लागू की जाएगी, चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम किसके अंदर है, ये स्कीम आपका कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, जिसमें ये दोनों मिलके 5 तारीख को लॉन्च करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक बसों को कम से कम और आगे बढ़ाएंगे। यानी टोटल मिला ली जाए तो टोटल कहा जा रहा है कि अब तक बसेस जो हो जाएंगे वो 1500 बसेस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, जिसके किसके तक कौन सा स्कीम के तहत आएंगे, तो आपका फेम स्कीम जो है उसके तहत आएंगे, फास्टर एडॉप्टेशन मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम 2 स्कीम जो है उसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए फेम स्कीम है क्या, तो देखिए फेम स्कीम जो फर्स्ट फेम स्कीम आई थी ना, उसमें देखिए आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जा रही थी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है, जिसके लिए गवर्नमेंट फंड लाएगी। इसका ये 2.0 वर्जन है, यानी इसी का दूसरा मिशन निकल सकते कह सकते हैं। पहला मिशन पूरा होने के बाद दूसरा मिशन लॉन्च किया गया है स्कीम का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें भी इलेक्ट्रिक बसों को चालू करने की और
बढ़ावा देने की बात की जा रही है। और बाकी जिससे क्या होगा, बाकी सारे बसों को कम मिलेगा और बाकी सारे इन्वायरमेंट को आपके लिए बहुत आसानी होगी, पॉल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंट कम होगा, रिसोर्सेज की खपत कम होगी। उसके बाद आपका कह रहा है कि इन्वायरमेंट क्लाइमेट में जो चेंज आ रही है वो नहीं आएगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग और हमारा जो क्या कह सकते हैं, हमने जो कार्बन इमिशन की बात की थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए भी ये क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये स्कीम जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है और ये 5 तारीख को इन दोनों केजरीवाल साहब और गवर्नर मिलकर दोनों लॉन्च करेंगे 5 तारीख को बस ये बसेस को। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए जो आपका ये आर्टिकल है, देखिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज टेक ओथ एज ए DERC चीफ। ठीक है, अब ये रिटायर्ड जज जो हैं आपके हाईकोर्ट के, इनको DERC का चीफ यानी कह सकते हैं चेयरपर्सन बनाया गया। ठीक है, अब ये DERC है क्या, तो देखिए DERC या दिल्ली इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन को कहते हैं। ठीक है, यानी दिल्ली में जो जितने बिजली विभाग है ना, बिजली विभाग के जो भी रेगुलर करते हैं ना, उसका हेड इनको बनाया गया है। कौन है भाई साहब ये, तो ये हम आपके देख लीजिए कि जयंत नाथ है जो हाईकोर्ट के आपके जज रह चुके हैं, रिटायर्ड जज हैं वो हैं। ठीक है, अब ये किनके कहाँ बनाया गया, तो इनको दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, और ये देख लीजिए आपके साथ में पावर मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रिक मिनिस्टर कह सकते हैं, बिजली विभाग के मंत्री हैं आतिशी जी, जो इनको स्वागत कर रही है। ठीक है, अब ये बनाया गया चेयरपर्सन DERC। ये पिछले काफ़ी समय से ये विभाग खाली चल रहा था, जिसके बाद ये ऑर्डर आया है और जिनके बाद इनको बनाया गया है DERC का चीफ। याद रखिएगा ये आपके स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछने वाला होगा। ठीक, चलते हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका है वो आपका देखिए कहता है कि CBC चीफ जो देसाई साहब थे, इनको नया DG बनाया गया है PIB का। ठीक है, तो ये कौन है, तो ये मनीष देसाई साहब है, मनीष V देसाई साहब, जो कि आपका कौन थे, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, यानी DG बनाया गया आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के थे, लेकिन अब उनको बना दिया गया है DG प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को बना दिया गया। ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को बनाया गया। ये 1989 बैच के इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं। ठीक है, जो ये क्या करते हैं, सेंट्रल प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है, और ये राजेश मल्होत्रा साहब के बाद इनको बनाया गया है। और ये अभी हैं क्या, तो ये अभी जिस पोस्ट पे हैं उनको उस पोस्ट को कहा जा रहा है कि ये DG हैं, और ये CBC के DG थे। ठीक है, इनको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को कह सकते हैं DG बना दिया गया। ठीक है, तो ये आपके क्या कह सकते हैं प्रीलिम्स, PCS प्रीलिम्स और UPSC प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए ये एक और आर्टिकल है आपका रेनफॉल को लेकर के। देखिए कहा जा रहा है कि IMD जो है उन्होंने ये निर्देश जारी किया है, ठीक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की अगस्त बहुत ही सूखा महीना रहा, यानी अगस्त बहुत ही ड्राई मंथ रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि सितंबर में हो सकता है कि कुछ बारिश हो, थोड़ी नॉर्मल बारिश होने की आशा जताई जा रही है। और कंट्री की बात कर ली जाए तो कंट्री में अब तक 162 mm का रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ है, बहुत ही कम। ठीक है, जो कह सकते हैं कि 36% डेफिसिट में रहा है, यानी 36% की कमी रही है बारिश होने में। ठीक है, तो ये सितंबर का महीना से शुरू हो रहा है, तो हो सकता है कि कहा जाए कि बारिश हो, क्योंकि ये पिछला महीना जो आपका अगस्त का था और अगस्त में आपका देखिए सावन था, सावन में इतनी कम बारिश हुई है आपकी। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो ये आपका देखिए एक आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट पैनल ने बहुत बड़ी बात कह दी है, और उन्होंने कहा है कि स्पीडी ट्रायल कैन एड्रेस टू जेल ओवर क्राउडिंग, यानी कहा जा रहा है कि स्पीडी ट्रायल अगर हुआ तो स्पीडी ट्रायल के कारण क्या हो रहा है कि एड्रेस करने पर कि जेल ओवर क्राउडिंग हो रही है, यानी बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी जेल भेजा जा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट पैनल का मानना है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी जो है कि प्रिजन रिफॉर्म का जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उस पर वो सुनवाई कर रहे थे, और उसको देखते उन्होंने ये बात कही है कि आपका जो कहा जा रहा है कि लिविंग कंडीशन जो कि जेल में है वो कंपेरेबल नहीं है
आपका बाहर की और मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 में जो बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इनको जो हेड कर रहे थे वो हैं कौन, तो देखिए वो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अमिताभ रॉय। उन्होंने ये बात कही है, ठीक। उन्होंने कहा है कि अभी अगर बात कर ली जाए तो अभी 1341 जेल खाली हैं आपके इंडिया में, जिसमें से आपका कहा जा रहा है कि इतना सब जेल है, 644 सब जेल हैं उसमें से, और 402 आपका क्या डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, और बाकी के अदर जेल हैं, ठीक, जो कि 122% एज सुन एज नवंबर 2018, यानी 122% तक खाली हैं। यहाँ कहा जा रहा है कब, नवंबर 2018 तक की रिपोर्ट है, ठीक है। तो उसी में ये बात कह रहे हैं कि स्पीडी जो केसेस होंगे ना, जिस पर स्पीडी ट्रायल चलेगी, उसमें कहा जा रहा है कि उसमें जेल, एक तरह से कह लो कि जेल को भरने का कार्य किया जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी जेलों में, इनकी बात कह रहा है ये आपका रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा है, ठीक है। तो ये रहा आर्टिकल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए एक आर्टिकल आपका है जिसमें ये कहा जा रहा है, देखिए कॉलेजियम जो है 5 नामों की सूची भेजी है परमानेंट जज पोस्ट के लिए मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है। यानी मद्रास हाई कोर्ट जो है उसके लिए 5 नेम की लिस्ट भेजी गई है कॉलेजियम के द्वारा, ठीक है। कॉलेजियम किसके द्वारा हेडेड किया जा रहा है, तो देखिए DY चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, जो आपके अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। और उन्होंने क्या किया कि 5 जजों को भेजा है लिस्ट बना करके, जिसमें से बहुत सारे कौन कौन से जज हैं, तो देखिए आपका संजय कृष्णा कौल है, ठीक है। जस्टिस संजीव खन्ना है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या कह सकते हैं कि इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम का डिसीजन लिया है, जिसमें 5 एडिशनल जजेस को नेम दिया गया, जिसमें से आपके जजेस के नाम है वो आपका जस्टिस A नक्कीरन है, नंदीमुलु माला है, ठीक है, S सौंथर है, सुंदर मोहन है, और कबाली कुमरेश बाबू हैं, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि 20 जून 2023 को मद्रास हाई कोर्ट में रिकमेंडेशन मांगी गई थी कि इनकी अपॉइंटमेंट के लिए परमानेंट जज के लिए, ठीक। तो जिसमें क्या कहा गया है कि इतने सारे 5 नामों की लिस्ट भेजी गई है। द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ऑफ तमिलनाडु कॉन्कर्न इन द अबव रिकमेंडेशन ऑफ द अपेक्स कोर्ट। अब देखिए चीफ मिनिस्टर और क्या कह सकते हैं गवर्नर है, इन दोनों मिलकर डिसीजन देखेंगे कि कौन सा सही है, तो उसके नामों की घोषणा कर देंगे वो, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए ये जो आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल देखिए बनता है, कहता है कि आफ्टर इंडिया के बाद क्या है कि फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान ने आपका चाइना के लेटेस्ट मैप को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये मैप है क्या, तो देखिए हाँ, अभी 2 दिन पहले ही चाइना ने अपना न्यू मैप जारी किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जो आपका लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर के पास से पड़ता है, उन दोनों को अपना पार्ट में दिखा दिया है, ठीक। ये एक तो कह लीजिए तो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही अपने पार्ट में दिखा लिया है। तो जिसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया और बहुत ही हार्डली रिजेक्ट आई है मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि फिलीपींस ने भी रिजेक्ट किया, मलेशिया ने भी रिजेक्ट किया, और अभी की बात की जा रही तो ताइवान ने भी रिजेक्ट किया। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चाइना जो है ताइवान को अपना कंट्री मानता है, उसको इंडिपेंडेंट कंट्री मानता ही नहीं है, उसको अपनी कंट्री की और कह सकते हैं उस पर डिक्टेट करके रखता है कि नहीं, उस पर क्लेम करता है कि वो हमारा कंट्री है, ठीक है। अभी आगे बात क्या की जा रही है, तो देखिए आगे कहा जा रहा है कि चाइना क्लेम कर रहा है कि 90% ऑफ द साउथ चाइना सी है जो यू शेप का, वो उसका है, ठीक है, उसके अंडर आता है, ठीक है, चाइना जो क्लेम कर रहा है, ठीक है। अभी आगे कह रहा है कि इकोनॉमिक जोन जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं दैट लाइन वाज डिक्लेयर इन द वैलिड पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एट्रीब्यूशन रूलिंग 2016। ये 2016 में ये बता दिया गया था
कि ये जो है 5 देशों का पार्ट है, आपका यू शेप में है जो साउथ चाइना सी के पास, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, चाइना ने इसको अपना भी पार्ट बताया है साउथ चाइना सी के पास जो है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये चाइना की जो नीति है विस्तारवाद, ठीक, तो ये कब तक चलती है। तब तक के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखिए ये न्यूज़ है, देखिए जापान ने जो है अपना 12% इंक्रीज़ किया है आपको डिफेंस बजट में, किसको देख, चाइना और नॉर्थ कोरिया के थ्रेट को देखते हुए इसने अपने बजट में 12% की बढ़ोतरी की है। और जापान को बताया जा रहा है कि जापान लगभग 43 ट्रिलियन येन जो है वो आपका क्या कर सकती है, खर्च करेगी 2027 तक टू डबल द स्पेंडिंग अराउंड 10 ट्रिलियन येन टू मेकिंग थर्ड वर्ल्ड बिगेस्ट स्पेंडर आफ्टर यूएस एंड रशिया। यानी यूएस रशिया के बाद जापान ऐसा तीसरा कंट्री बन जाएगा जो आपका 2027 तक 43 ट्रिलियन डॉलर, येन डॉलर कह सकते हैं, जापान की येन कंट्री करेंसी है, तो उसमें वो खर्च करेगा, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये इंक्लूड कर देगा आपका 3.3 बिलियन डॉलर, ठीक, जो कि आपका 2 वॉरशिप में आपका 2027 से 28 तक की बात की जा रही है। यानी ये कह लीजिए कि चाइनीज़ मिलिट्री थ्रेट को देखते हुए और नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री थ्रेट को देखते हुए जापान ये कदम उठाया है कि अपने डिफेंस बजट में 12% का इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो देखते हैं ये कब तक चलता है, और थर्ड बिगेस्ट स्पेंडर बन जाएगा इसके बाद वो जापान, यूएस और चाइना के बाद, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, आइए थोड़ा स्पोर्ट पे भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी स्पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए एशिया कप स्टार्ट हो गया है और आपको कल यानी 2 तारीख को टीम इंडिया पाकिस्तान टीम से भिड़ंत होने वाली है एशिया कप में। पहला मैच इंडिया का है पाकिस्तान के साथ ही, ठीक है। तो यहाँ तक रहा आपका द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ 1 सितंबर 2023 के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।